Assalamu alaikum dear students and welcome to the video tutorials of research methods. I am Farhan Sarwar and our topic for today is sampling. Sampling is an important part of our research design. So let's see the outline of our lecture. What is sampling? What we discuss different concepts related to sampling, that is what is population, element, sampling design, etc. What are types of probability sampling and what is probability sampling? What are types of non-probability sampling and what is a non-probability sampling? How we can determine the sample size and what errors we can have when we are collecting data related to sampling. So हमने अपने previous lectures में discuss किया था primary data collection. अच्छा, प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड, चाहे अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं या क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है आपका, उसके अंदर आपको सैम्पलिंग करनी ही पड़ती है। आप चाहे ऑब्जर्वेशन से मेथड से डाटा कलेक्ट करें या सर्वे से करें या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और एक्सपेरिमेंट के थ्रू डाटा कलेक्ट करें या आप इंटरव्यूज कंडक्ट करें, और ये तीनों मेथड्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट में डाटा कलेक्ट करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं या फील्ड स्टडी में भी यूज़ हो सकते हैं। तो आपको कुछ रिस्पोंडेंट्स चाहिए होते हैं जिनसे आप डाटा कलेक्ट करें या कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जिनसे आप डाटा कलेक्ट करें। तो एक हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि सर्वे मेथड क्या होता है। अ सर्वे सॉलिसिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल। अब जैसे आपको अक्सर कुछ पोल्स आए होते हैं सॉल्व करने के लिए, या प्री इलेक्शन पोल्स हो रहे होते हैं, कुछ सर्वेज होते हैं, कुछ मार्केटिंग सर्वेज होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि हम लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं ताकि हम उनकी बेसिस पे कुछ डिसीजंस कर सकें। तो सर्वेज में रिस्पांस रेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है, क्योंकि वो लोग जो हमने सिलेक्ट किए होते हैं फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन, और उनमें से भी कितने लोग जो है हमारा सर्वे फिल अप कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि हमारा जो रिस्पांस है, जो हमें अपने आंसर्स मिले हैं, रिप्लाईज मिली हैं, क्या वो ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन कि आपका सर्वे का रिस्पांस रेट क्या है। सर्वेज मुख्तलिफ तरीकों से एडमिनिस्टर किए जाते हैं। अच्छा, अब ये सर्वेज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सर्वे इंटरव्यूज भी हो सकते हैं और सर्वे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो ट्रेंड है वो सर्वे क्वेश्चन का भी है। तो आप इसमें पर्सनल इंटरव्यूज कर सकते हैं, टेलीफोन इंटरव्यूज कर सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और इंटरनेट के थ्रू भी आप क्वेश्चन जैसे गूगल फॉर्म्स में भी आप क्वेश्चन बना के उनको सर्कुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन डिजाइन के बारे में हमने डिस्कशन की थी काफी डिटेल में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ। ओवर द years a lot of thought has been put into science of designs of survey questions. कुछ की डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, जैसे यू शुड कीप योर क्वेश्चनियर एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ताकि आपके रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहें और बोर ना हो जाए ड्यूरिंग बाय फिलिंग द क्वेश्चनियर, या बीच में ही ड्रॉप आउट ना हो जाए और आपके बहुत सारे क्वेश्चनियर्स जो हैं वो फिलअप कंप्लीटली फिलअप ना हो, उसमें मिसिंग वैल्यूज का इश्यूज आ जाए। यू शुड आस्क शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियरली वर्डेड क्वेश्चंस, ताकि रिस्पोंडेंट्स को समझ भी आए और वो जो रिस्पॉन्ड ठीक उस क्वेश्चन का बनता है वो उसको कर सकें। You should start with demographic questions to help respondents get started comfortably. लेकिन ये वाली स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, दिस इज डिबेटेबल, क्योंकि देर आर सम रिसर्चर्स हु सेज दैट यू शुड पुट योर डेमोग्राफिक क्वेश्चंस एट द एंड, ताकि रिस्पोंडेंट्स पहले इंपॉर्टेंट स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को फिलअप करें, उनको रिस्पॉन्स करें, और फिर बाद में आप डेमोग्राफिक्स उनसे पूछ सकते हैं, ताकि एंड जो है वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। यूज डायकोटोमस, यस नो, मेल फीमेल काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी आपने दिए हों, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो स्केल्स के होते हैं, जैसा लिकट स्केल का क्वेश्चन होता है, या फिर आप उसमें रेटिंग स्केल्स के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। तो वो जो हमने डिस्कस किया अबाउट द स्केल्स, वो सारी चीज़ें क्वेश्चनियर्स में आप अप्लाई करते हैं। लेकिन ये हमने बात की है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की। ओपन एंडेड क्वेश्चंस को कॉशियसली केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो बहुत वाइड, बहुत सब्जेक्टिव किस्म के होते हैं, और फिर आप अगर ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बेस पे ही टोटल क्वेश्चन नियर बना रहे हैं तो फिर तो ये डेफिनेटली क्वालिटेटिव रिसर्च है। हाँ, लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं और साथ थोड़े से ओपन एंडेड क्वेश्चंस डाल रहे हैं, तो हम इसको मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं, जिसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डिजाइन एक ही रिसर्च स्टडी में यूज करते हैं।
तो ये अब रिसर्चर की जो रिसर्च प्रॉब्लम है और फिर जो रिसर्च पर्पस है उससे डिराइव होता है कि उसने किस किस्म का क्वेश्चनेयर बनाना है। अवॉइड यूजिंग लीडिंग क्वेश्चंस, जैसे हमने कहा था डबल बैरल क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस, फोर्स्ड रिस्पांस, इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करें ताकि बायस ना हो आपके क्वेश्चनेयर में। एंड यू शुड ट्राई टू प्री टेस्ट अ क्वेश्चनेयर ऑन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। एक लार्ज ऑडियंस या लार्ज सैंपल को क्वेश्चनेयर एडमिनिस्टर करने से पहले एक पायलट स्टडी का कॉन्सेप्ट आता है। पायलट स्टडी में ये होता है कि हम ऑलमोस्ट 20 to 30 जो है वो पीपल सेलेक्ट करते हैं अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन में से, और उनको हम पहले क्वेश्चनेयर एडमिनिस्टर करते हैं, वो उससे गो थ्रू करते हैं। अगर आप उनको कोई इश्यूज हो वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर उनको समझ नहीं आ रही हो तो आपको पता चल जाएगा कि इतने थोड़े से लोगों को अगर उस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो वाइड ऑडियंस में इश्यूज आ सकते हैं। फिर आप उनके थ्रू अपने क्वेश्चनेयर्स का इनिशियल रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एनालिसिस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चनेयर की जो वैलिडिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटीज़ हैं, जैसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये ऐसी टर्म्स हैं जो आपको जब एडवांस रिसर्च करेंगे तो आपको इनको बार बार सुनने को मिलेंगी। और इसी तरह रिलायबिलिटी जो क्रॉनबेक अल्फा के थ्रू निकाली जाती है, जो हम डिस्कस करेंगे अपने क्वांटिटेटिव रिसर्च के चैप्टर में। तो आप एक स्मॉल ऑडियंस को पहले से क्वेश्चनेयर एडमिनिस्टर करके, एक पायलट स्टडी करके देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चनेयर वैलिड और रिलायबल है। लास्टली दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी क्वेश्चनेयर बना रहे हो तो आप डाटा कलेक्शन करने से पहले आपको ये देखना है कि आप उसके ऊपर कौन सा एनालिसिस टूल लगाना चाहेंगे, या आप उस पर रिग्रेशन कर रहे हैं, कोरिलेशन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग कर रहे हैं, तो उस तरीके से भी आपके क्वेश्चनेयर का डिजाइन जो है वो अफेक्ट होगा। सैम्पलिंग, जिस तरह हमने पहले कहा कि आप प्राइमरी डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो आप उसमें से एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, आप होल पॉपुलेशन से कलेक्ट नहीं करते। और उस सैंपल के ऊपर जो आप स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हैं, तो जिसको हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस भी कहते हैं, ठीक है, आप उस स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं अबाउट द होल पॉपुलेशन। यानी कि आपने डाटा कलेक्ट किया थोड़े से लोगों से, लेकिन आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ की वो होल पॉपुलेशन के बारे में की। तो सैम्पलिंग की क्यों जाती है? जाहिर सी बात है, हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करने का मतलब तो होता है सेंसस, जिसे हम मर्दमशुमारी कहते हैं। तो सेंसस, जैसे आपको पता है, इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसीजर, वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर। इतना प्रैक्टिकल है किसी एक रिसर्चर के लिए तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता कि वो सेंसस करे। तो उसके लिए फिर हम कॉस्ट और प्रैक्टिकेबिलिटी को सामने रख के हम क्या करते हैं कि हम उससे एक स्मॉल सबसेट ऑफ होल पॉपुलेशन को सैंपल कर लेते हैं, ठीक है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमारा जो सैंपल पॉपुलेशन है और जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है वो सिमिलर होनी चाहिए। यानी कि हमने जिस पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की, जैसे हमने कहा कि हमने जितने स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में उनके बारे में स्टडी करनी है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन बन जाएंगे। अच्छा, उन स्टूडेंट में से ही हम थोड़ा सा एक सैंपल कलेक्ट करेंगे और वो हमारी सैंपल पॉपुलेशन बन जाएगी। तो अब होगा ये कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन स्टूडेंट्स हैं और हम डाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम डाटा स्कूल के स्टूडेंट से कलेक्ट कर लें। तो आपकी टारगेट पॉपुलेशन और आपकी सैंपल पॉपुलेशन जो है वो सेम होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सैम्पलिंग से रिलेटेड हैं, और ये टर्म्स हम पहले थोड़ा बहुत डिस्कस भी करते हैं, लेकिन इनको हम जरा फॉर्मली यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट इज पॉपुलेशन। Population is the entire group of people, events or things of interest to be investigated. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी रिसर्च है अबाउट स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। आर स्टूडेंट इन पाकिस्तान सेटिस्फाइड विद ऑनलाइन क्लासेस? अच्छा, ये भी आपने शायद थोड़े अर्सा पहले कोई आपको क्वेश्चनेयर मिला है, वो आपने शायद फिलअप भी किया हो। तो इस सूरत में द पॉपुलेशन वाज द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान।
अच्छा, ये पॉपुलेशन स्टूडेंट्स इन वर्ल्ड भी हो सकती है, ये पॉपुलेशन स्टूडेंट इन लाहौर भी हो सकती है, ये पॉपुलेशन स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन भी हो सकती है। तो जिस तरह हमारा स्कोप है रिसर्च का, उसी तरीके से हम अपनी पॉपुलेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज द सिंगल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। लाइक अगर हम अब हमारी पॉपुलेशन और ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान है, तो वन स्टूडेंट इज वन एलिमेंट। और इस एलिमेंट को हम समटाइम्स यूनिट ऑफ एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि फिर एक स्टूडेंट हमारा एक यूनिट ऑफ एनालिसिस हो जाएगा एज अ ह्यूमन बीइंग, यूनिट ऑफ एनालिसिस। अच्छा, उसके बाद पॉपुलेशन फ्रेम क्या है? अच्छा, पॉपुलेशन फ्रेम को भी हम पॉपुलेशन से ही डिराइव करते हैं, लेकिन इसमें हम कहते हैं कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर इन द पॉपुलेशन, देन दैट लिस्ट बिकम्स अ पॉपुलेशन फ्रेम। कुछ थोड़ा अर्सा पहले की बात है, बल्कि काफी ज्यादा टाइम गुजर गया है, कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी। तो वो टेलीफोन डायरेक्टरी को एक पॉपुलेशन फ्रेम हम कह सकते हैं फॉर ऑल दोज पीपल हु हैड अ पीटीसीएल फोन इंस्टॉल्ड इन देयर होम्स और बिजनेस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की स्टूडेंट्स अगर हमारी पॉपुलेशन है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स की जो लिस्ट होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या आईटी डिपार्टमेंट के पास मौजूद होगी, वो सारी की सारी पॉपुलेशन फ्रेम कहलाएगी। और हमने सैम्पलिंग करने के लिए उस पॉपुलेशन फ्रेम में से ही सैंपल्स जो हैं वो ड्रॉ करने होते हैं। सो पॉपुलेशन फ्रेम इज द लिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन from which the sample is drawn. Example, a list of 300 consumers in a particular population. And there is no guarantee that population frame will give an accurate listing of all the members. अब there is a chance कि उस लिस्ट में सारे लोग, सारी जो पॉपुलेशन है वो मौजूद ना हो, तो इसमें एडिशन और डिलीशन पॉसिबल है, और इसमें एरर्स भी पॉसिबल होती हैं। Some more terms. What is a sample? A sample is a subset or a subgroup of the population. जैसे हमने पहले बात की, means there are some selected members from the population. Example, you select 200 from 1000. तो 1000 की अगर population थी, उसमें से आपने 200 respondents select कर लिए, तो that is your sample. Then you study that 200 and you draw conclusion about the entire population. The beauty of sampling is कि आप टोटल पॉपुलेशन से डाटा नहीं भी कलेक्ट कर रहे, लेकिन आप जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में कर रहे हैं। रिलेटेड टू सैंपल इज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। इन सैंपल एक चीज है, सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। सो हम क्यों ये सैम्पलिंग कर रहे हैं? ताकि हमें एक तो सारे के सारी पॉपुलेशन से डाटा ना कलेक्ट करना पड़े, और दूसरा ये कि हम जो भी सैंपल है उसके ऊपर अपना स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करें, अपने इन्फ्रेंसेस यानी कंक्लूजन्स ड्रॉ करें फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। सैम्पलिंग प्लान क्या होता है? अब जाहिर है एज अ रिसर्चर जब आप लोगों ने रिसर्च करनी है, उसमें डाटा कलेक्ट करना है, और रिसर्च डिज़ाइन आपने उसके अंदर एक बनाया कि जी कौन से रिसर्च की टाइप है, डाटा कलेक्शन मेथड कौन सा है, क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो वो सारी की सारी जब प्लानिंग की, तो साथ साथ आपने सैम्पलिंग प्लानिंग भी बतानी और करनी होती है। सो अ सैम्पल प्लान इज सिंपली अ मेथड और प्रोसीजर फॉर स्पेसिफाइंग हाउ अ सैंपल विल बी टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन। यानी आप ये बताते हैं कि आप स्मॉल सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन किस मेथड को यूज करके कलेक्ट करने लगे हैं। अच्छा, अब सैम्पलिंग प्लान जाहिर है सैम्पलिंग टाइप्स पे डिपेंड करेगा। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। नंबर वन इज द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नंबर टू इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आमतौर पे रिप्रेजेंटेटिव भी ऑफ द सैंपल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसको जब हमने एक छोटा सा मिनिएचर सा रिप्रेजेंटेटिव बनाना होता है, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि वहां से प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए आप पिकअप करें अपने रिस्पोंडेंट्स। ये डायग्राम जो आपके सामने है, ये सैम्पलिंग मेथड से एक ओवरव्यू दे रही है।
सैम्पलिंग मेथड्स की टू टाइप्स, जैसे हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग, और कॉम्प्लेक्स की फिर फर्दर टाइप्स हैं सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। तो ये जो सिस्टमैटिक, क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड हैं, ये कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग होती हैं। अच्छा, उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है, परपोजिव होती है और स्नोबॉल होती है। और परपोजिव सैम्पलिंग को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं जजमेंटल एंड कोटा। और आपको डिफरेंट टेक्स्ट में हो सकता है कि थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ ये नेम्स मिले, और ये भी हो सकता है कि आपको फर्दर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग भी मिले, लेकिन ये जो हम डिस्कस करेंगे दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूजफुल सैम्पलिंग टेक्निक्स। सो व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? अब प्रोबेबिलिटी का नाम जहां पे आ जाता है, इसका मतलब है कि इसमें कोई चांस की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स की हम बात करते हैं। तो जब भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम कहें तो इसका मतलब है कि आपके किसी एक एलिमेंट, एलिमेंट हमने कहा था कि एक सिंगल यूनिट होता है आपका ओवरऑल पॉपुलेशन में। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में किसी एक एलिमेंट का पॉपुलेशन में से सिलेक्ट होने का जो चांस है, दैट इज नोन। सेम की बात नहीं कर रहा, नोन की बात कर रहा हूं कि यू हैव अ नोन चांस ऑफ बीइंग चोजन एज सब्जेक्ट्स इन द सैंपल। तो जब when an element in the population have a known chance of being chosen as a subject in the sample, तो इसका मतलब है probability sampling है। तो इससे opposite क्या होगा? इसका मतलब है non probability sampling में there is not a known chance of being chosen as a subject, यानी हमें नहीं पता कि किस एलिमेंट का कितना चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम यूज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक एलिमेंट है उसका एक नोन चांस है, और वो नोन चांस हो सकता है किसी और एलिमेंट से डिफरेंट हो, बट वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो चांस क्या है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे जनरलाइजेबिलिटी, यानी जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स के चैप्टर में एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी की बात की थी, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी के लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम रैंडमली किसी पॉपुलेशन में से अपने सैंपल कलेक्ट नहीं करते, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि वो उस पॉपुलेशन के ऊपर वो जनरलाइज हो रहा है। यानी ये भी हम आगे जाके जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करेंगे तो ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सैम्पलिंग की वजह से एक बायस्ड और एक तरफदारी आ सकती है आपके सैंपल में, आपके रिजल्ट्स में, क्योंकि आपने उसको रैंडमली पिकअप नहीं किया फ्रॉम द पॉपुलेशन। इसकी जो हमने कहा था दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक अनरिस्ट्रिक्टेड या जिसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, और फिर उसके बाद होती है कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो हम आगे जिसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर बट मोस्ट डिफिकल्ट, इसकी थ्योरी तो बहुत आसान है लेकिन उसको परफॉर्म करना काफी डिफिकल्ट है, इज अनरिस्ट्रिक्टेड और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। A simple random sample is a sample selected in such a way that every possible sample of the same size is equally likely to be chosen. अब इसके अंदर हर एक एलिमेंट का इक्वल चांस है टू बी चोजन फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब आप ये देखें कि आपके पास एक पॉपुलेशन ऑफ 10 पीपल है, ये मैं 10 सर्कल्स यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। ये 10, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये मैंने 10 सर्कल्स बनाए। अब मैं किसी भी तरीके से किसी को भी कहूं कि जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट पुट अ फिंगर ऑन एनी ऑफ दीज सर्कल, तो ये चूंकि एक रैंडम हम वे यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें से हर एक सर्कल को चूज होने का जो चांस है दैट इज 1/10। अगर आपने थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि एक सर्कल के सिलेक्ट होने का जो चांस है दैट इज 1/10। तो इन 10 सर्कल में से किसी एक के भी सिलेक्ट होने का चांस है वो 1/10 है। दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसको ड्रॉइंग फ्रॉम द हैट भी कहते हैं।
कि क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम्स एक पीस ऑफ पेपर पे लिख दें, उसको एक हैट में या एक बॉक्स में या एक टोकरी में डाल दें, और किसी को भी कहें कि आप उसमें से जस्ट रैंडमली 3 नाम जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो अगर 20 स्टूडेंट हैं तो हर एक स्टूडेंट का जो नाम है उसके सिलेक्ट होने का चांस वो 1/20 है। जब पहला सिलेक्ट हो जाएगा नाम, तो पहले का सिलेक्ट होने का नाम है चांस 1/20। जब दूसरा नाम सिलेक्ट होना है तो फिर चांस हो जाएगा 1/19, और जब तीसरा नाम सिलेक्ट होना है तो फिर चांस हो जाएगा 1/18, क्योंकि आप उसको रिप्लेस नहीं कर रहे, आप सिलेक्ट करके साइड पे रखते जा रहे हैं। अगर आप उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं, यानी उस नाम को दोबारा वापस रखते जा रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी बाय रिप्लेसिंग, तो फिर वो चांस 1/20, 1/20 और 1/20 रहेगा। सो दिस इज जस्ट बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसके हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर आपको आइडिया ये हो गया होगा कि एवरी एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस और equally likely to be chosen. So, the characteristics in population are also similarly distributed in subject. अब यहाँ पे assumption ये होती है कि चूंकि हमने कुदरत पे छोड़ दिया, एक चांस पे छोड़ दिया, तो हमारे जो जो हम रैंडमली उसको जब पिकअप करेंगे तो वो जो हमारा स्मॉल सैंपल है वो हमारी लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। दिस इज द लीस्ट बायस, मोस्ट जनरलाइजेबल, यानी मोस्ट जनरलाइजेबिलिटी का मतलब है कि इट्स अ वेरी हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी। और आप एक्सटर्नल वैलिडिटी के टॉपिक को रिवाइज करने के लिए एक दफ़ा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का जो हमारा टॉपिक है उसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैलिडिटी। बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। या तो हमने एग्जाम्पल कोड की एक क्लास की, आप सोचे पूरी पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, आप सोचिए पूरी पॉपुलेशन दैट इज वाइड स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड। तो अगर आप उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। अपडेटेड लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन में नॉट बी अवेलेबल, जो हमने कहा था सैम्पलिंग फ्रेम, अब हर चीज का सैम्पलिंग फ्रेम तो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। वो टेलीफोन डायरेक्टरी की जैसे हमने एक पहले एग्जांपल दी थी, वो एक जमाने में आती थी, अब आजकल नहीं आती। अब आप वो एक डेटाबेस कहाँ से कलेक्ट करें? आप स्पेसिफिकली ऐसे लोगों से रिसर्च करना चाह रहे हैं जो पेप्सी या कोक पीते हैं, ठीक है, तो आपके पास तो कोई लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन नहीं है जो पेप्सी और कोक पीते हैं जिसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहें। तो ऐसे मौके पे जब सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल ना हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करना मुश्किल हो जाता है। या फिर आप कहें जी पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे हमने सैम्पलिंग करनी है, तो आप रैंडमली जब उनके नाम पिकअप करें तो एक स्टूडेंट कोयटा से निकल आए, एक स्टूडेंट गिलगित बल्तिस्तान में निकल आए, एक स्टूडेंट जो है वो साहिवाल में बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट कराची में बैठा हुआ है। तो अब करते करते आपको पूरे पाकिस्तान से डाटा इस तरीके से कलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट इज द रीजन इट इज लेस्ट यूज्ड। ये ज्यादातर ऐसी पॉपुलेशंस पे यूज की जाती है जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, थोड़ी होती हैं और इजीली अवेलेबल होती हैं। ये एक और एग्जांपल है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, जिसमें एक गवर्नमेंट इनकम टैक्स ऑडिटर ने 11 ऑडिट्स जो रिटर्न हुए उनमें से 5 रैंडमली सिलेक्ट करने हैं। तो ये एक्सेल की शीट में एक रैंडम नंबर जनरेटर का एक फार्मूला होता है, तो आप उस फार्मूले को यूज करके जो उसको आप सॉर्ट बाय लो टू हाई करें, तो ये देखें इस तरीके से उसने 5 जो है वो सिलेक्ट कर लिए रैंडमली। तो ये रैंडम नंबर का फार्मूला आप एक्सेल में नेट पे देख भी सकते हैं कि फार्मूला एक्सेल में कैसे लगाया जा सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सिंपल रैंडम। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम रिस्ट्रिक्टेड या कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे।